नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है काफिर पर कल है। जी हां, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के काफिर वाले बयान ने सूबे की सियासत में नया उबाल ला दिया है। उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस इसे बीजेपी की सोच और उसकी राजनीति से जोड़ रही है। विपक्ष का आरोप है कि जब सरकार अपने विकास कार्यों का बखान कर रही है तब धर्म से जुड़े विवादित शब्दों की जरूरत क्यों पड़ रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि पार्टी ने हमेशा से ही सभी वर्गों के विकास की बात की है, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे अहम बात यह है कि आखिर इस तरह के बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी। खैर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कई मुस्लिम भाई हमको काफिर बोलते हैं। अरे अगर हम काफिर हैं, हमने सड़क बनाई है, इसमें मत चलो भाई। यदि हम काफिर हैं और यदि आपके घर में लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना का अगर पैसा आ रहा है, मतलब हमने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान विकास बनाम धर्म की राजनीति को हवा दे गया है। भले ही विजयवर्गीय ने साफ किया हो कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर चलती है, लेकिन उनके बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को तुरंत लपकते हुए इसे नफरत भरी राजनीति से जोड़ दिया। कांग्रेस सवाल उठा रही कि उन्होंने कौन काफिर बोलता है, वो क्यों इस तरह सोचते हैं। जाहिर है कि बीजेपी की छवि मुस्लिम विरोधी के तौर पर है, लिहाजा इस बयान के बाद कांग्रेस इसी को आधार बनाकर बीजेपी पर हमला बोल रही है। ये एक ही बहुत ही असभ्य बयान है। ये बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, वो उन्हें इस बात का ज्ञान जरूर होना चाहिए कि जो सड़कें हैं, बांध हैं, पुल हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, ये जनता के टैक्स के पैसे से बनती हैं। और जनता में जो टैक्स देने वाले जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी लोग शामिल होते हैं। तो आप जो है किस किस से कहेंगे कि जो है आप सड़कों पर मत चलिए। तो ऐसी बातें करके सांप्रदायिक तनाव की बातें करना और विद्वेष फैलाना उचित नहीं समझता। इधर कांग्रेस के हमलों के बाद बीजेपी पूरी तरह बचाव की मुद्रा में आ गई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि विजयवर्गीय के बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि उसका पूरा फोकस विकास, गरीब कल्याण और जनहित की योजनाओं पर है और कांग्रेस जानबूझकर मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने तो कांग्रेस पर कई आरोप भी लगाए। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए भी याद करना चाहिए कि चाहे कोई भी लाभार्थी योजना लेकर के हम आए हों, हमने किसी धर्म, जाति, पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। अब जिस शब्द को लेकर के बार बार पूछा जा रहा है, इस काफिर शब्द के जनक कौन है, कौन उसकी चर्चा करता है, कौन उस शब्द के आधार पर भेदभाव करता है, कौन उस शब्द के आधार पर दूसरे का बुरा चाहता है, और उस आधार पर अगर आप बार बार चर्चा करेंगे, वोट नहीं करेंगे, लोगों से चिढ़ रखेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी भी नेता की जुबान पर ऐसा शब्द आ सकता है। कुल मिलाकर कैलाश विजयवर्गीय का बयान अब सिर्फ एक बयान नहीं रह गया, बल्कि विकास बनाम धर्म की राजनीति की नई बहस बन चुका है। कांग्रेस इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की रणनीति बता रही है, तो बीजेपी इसे विपक्ष की सियासी हताशा करार दे रही है। लेकिन सवाल वही है, क्या विकास के नाम पर चल रही राजनीति में धर्म की बिसात बिछाना जरूरी है, या फिर ये आने वाले चुनावी समीकरणों की नई पटकथा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या विकास की राजनीति अब धर्म के चश्मे से देखी जाएगी? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस इस बयान को आधार बनाकर बीजेपी को मुस्लिम विरोधी साबित करना चाह रही है? तीसरा सवाल, क्या विकास की आड़ में धर्म की बिसात बिछाई जा रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस नेता प्रवीण खरे और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। प्रवीण जी, व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
और ब्यास जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन विकास की राजनीति को आप धर्म के चश्मे से देखते हैं। धर्म का तड़का क्यों? वोट बैंक साध रहे हैं। ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि विकास जब भी होता है तो धर्मोन्मुख होता है, धर्म के हिसाब से विकास होता है। मुझे लगता है जो जिन क्षेत्रों में विकास किया गया, आदरणीय केला जी जिस क्षेत्र में थे वो 1 नंबर विधानसभा, उस क्षेत्र में दोनों समुदाय के लोग बराबरी के साथ में वहां पर निवास करते हैं। और जो विकास के लिए कार्य किए गए उसको केला जी ने कहा है कि दोनों समाजों का हित होगा उसमें। और मुझे लगता है तात्कालिक स्थिति के अनुसार जो संवाद वहां पर स्थापित हुए उसका जवाब आदरणीय केला जी ने दिया। और उसके साथ में सरकार की क्या प्राथमिकता है, सरकार कितनी योजना चला रही, और वोट मिले ना मिले, लेकिन हम सबका विकास और सबका विकास सबका विश्वास में विश्वास रखते हैं और इसीलिए सबका विकास करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जो पूरा बयान था वो विकास के साथ, लेकिन वोट मिले ना मिले, वोट वो दें ना दें, लेकिन टैक्स तो दे रहे हैं। जो कांग्रेस कह रही है सबके टैक्स से सड़क बनती है, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि जो हमको काफिर कहते हैं वो सड़क पर ना चलें, हमारी बनाई सड़क पर? ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? वो तो नियत, नीति और नेतृत्व तय करता है कि आप किस तरह से विकास करते हो और जनता के टैक्स का किस तरह से उपयोग करते हो। इसलिए आदरणीय केला जी ने कहा कि हम तो विकास पथ पर हैं, विकास करते ही रहेंगे, लेकिन जो शब्दावली अगर यूज की जाती उसके खिलाफ उनने जो है वहां पर जो तात्कालिक परिस्थितियां निर्मित हुई थी उसके अनुसार दिया। लेकिन उनका पूरा बयान जो था वो प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, राष्ट्रीय सरकार की प्राथमिकता है, कितनी योजनाएं चल रही, कितनी योजनाओं से कितने लाभान्वित है। आप अगर लाली बहन की बात करें, आप भवन निर्माण की बात करें, शौचालयों की बात करें, आप उज्ज्वला की बात करें, आप किसान सम्मान निधि, लगभग 37% हमारे मुस्लिम भाई इसका लाभ ले रहे हैं। तो प्रदेश या सरकार तो सबकी है ना, प्रधानमंत्री देश के हैं, मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं, मंत्री प्रदेश के हैं, वो किसी एक धर्म के थोड़ी नहीं है, क्या एक समुदाय के हैं? नहीं, इसीलिए तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत कर रहे हैं। प्रदेश जी इसी यहीं पर रेवंत रेड्डी साहब तो पार्टी से कह रहे थे ना कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। देश के प्रधानमंत्री पटल पर खड़े होकर कहते हैं कि पहला जो अधिकार है वो किसका है। तो मुझे लगता है आज उससे हटकर विकास की राजनीति को प्राथमिकता दी गई है, सबका साथ और सबका विकास किया गया। इसीलिए मैंने कहा आंकड़ों में प्रदर्शित होता है। आप साक्षरता दर देखेंगे तो 15-16 में लगभग जो है 4.5% थी, 2023 के बाद में 10.5% बढ़ी है। उसके बाद में किसान सम्मान निधि 11.5 करोड़ का किसान है तो 33% उसमें हमारे मुस्लिम भाई है। उज्ज्वला कनेक्शन अगर 10 करोड़ लोगों को मिलता है तो 37% उसमें मुस्लिम महिलाएं भी है। तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ आंकड़े कागजों या शब्दों से नहीं, वास्तविकता में धरातल पर कितना कार्य करा है उस पर निर्भर करता है। हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, सभी क्षेत्रों का मान ली ना आपकी बात, लेकिन यदि विकास से ही वोट मिल रहे हैं तो फिर धर्म का तड़का क्यों लगा रहे हैं आपस में? कहने की जरूरत ही क्या थी आपको? नहीं तो कांग्रेस या तो ये प्रदर्शित करे कि वास्तविकता में वो काफिर शब्द का प्रयोग जो है वो हिंदू समाज के लिए कर रही है, या जो लोग भारतीय जनता पार्टी में उसके लिए कर, या तो स्वीकार लेना। अगर कांग्रेस ये स्वीकार की है कि वास्तविकता में हम काफिर हैं, या उन शब्दों का हम तो कह रहे हैं 95% हमारे मुस्लिम भाई मुख्यधारा में राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के, लेकिन जो 5% कट्टरपंथी जो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, कैलाश जी ने उनके लिए कहा। और ये ब्रजेश जी पहला अवसर नहीं है, जमीयत उलमा हिंद की जब चलिए जवाब ले लेता हूँ। एक मिनट ब्रजेश जी, तो प्रवीण जी, उन्होंने पूरे मुस्लिम भाइयों को नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है कि कुछ मुस्लिम भाई हमें काफिर कहते हैं। लेकिन आप पूरे मुस्लिम विरोधी बयान बताकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि विद्वेष फैला रहे हैं, वो तनाव फैला रहे हैं वो, और आपके नेताओं ने जो बताया, व्यास जी ने, उन्होंने भी तो इस तरह के बयान दिए, वो क्या थे फिर? देखिए ब्रजेश जी, ये बयान, ये शब्द जो आया है, जो क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी बहुत वरिष्ठ मंत्री, राजनीति का गहरा अनुभव है, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर देना ये मंशा को जाहिर कर देता है कि बुनियाद पृष्ठभूमि क्या है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ आप कहते हो मुस्लिम साथियों को वो एक साथ लेके चल रहे हैं, दूसरा आप एक तरफ कहते हो वो मेरी सड़कों पर न चले, ये तो बात संभव नहीं है। अगर सड़क है, लाइट है, बिजली है, देश है, कुछ भी है, इसमें सभी धर्म के लोग हैं ना सर। ब्रजेश जी, आप टैक्स पेयर के किसी कॉलम में अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, फिर तो भैया मुस्लिम का टैक्स इतना आएगा, हिंदू का टैक्स इतना आएगा, ईसाई का टैक्स इतना आएगा, सिख का टैक्स इतना आएगा। विचारधारा की बात है ब्रजेश जी। पृष्ठभूमि, जिस बुनियाद क्या है भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद, भारत देश को एक रखने की कहीं नहीं है। कभी सांप्रदायिकता के जहर के माध्यम, कभी हिंदूवादी कर देना, कभी मुस्लिमों को अलग कर देना,
ये सांप्रदायिक है। लेकिन विषय ये प्रवीण है, भाई, एक मंत्री के बयान पर आपने पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। पृष्ठभूमि क्या है? उनकी मुस्लिम विरोधी है। वो ये जिम्मेवार ठीक है व्यक्ति- क्या? वो जिम्मेवार व्यक्ति हैं। अगर वो कहते हैं वो जिम्मेवार व्यक्ति नहीं है तो हम मान लेते हैं। भाई प्रदेश का बहुत बड़ा चेहरा है, कहीं कहीं तो संदेश तो जाता है ना। आप जिम्मेवार सरकार में, सरकार सबकी है। वोट आपको वोट कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा अलग विषय है, लेकिन फिर आप जब आपके नेता कहते हैं कि कांग्रेस बनाम मुस्लिम, मतलब कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पार्टी है, तो वो भी सही है। तो सभी लोगों को लेके चलते हैं साथ। ऐसा तो कभी नहीं कहा कांग्रेस बना मुस्लिम। हाँ, भारतीय संविधान के अनुसार सभी और ये नहीं वर्गों कहा के मनमोहन सिंह अधिकारों जी का ने संरक्षण कि करना। अल्पसंख्यकों का पहला हक है रेवंत रेड्डी। सरकारी संसाधनों पर। नहीं, सभी का अधिकार, जो लोग शोषित वंचित हैं आ रहा हूं भैया जी। उनको तो प्रथम वरीयता पर रखना पड़ेगा। हम्म। द्वितीय दर्जे का नहीं है सर, द्वितीय दर्जे का नहीं है। विषय इस बयान को लेकर ये है, कहीं कोई हेडलाइन तो अल्पसंख्यक का सबसे पिछले तबके का व्यक्ति हो गया ना। मामला आता है, जब भी सियासी धर्म का मामला आता है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं कुछ बड़ा मामला छुपाने की कोशिश करती है। पूरे देश में क्या माहौल चल रहा है आप देख रहे हैं, प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है आप भी देख रहे हैं। सरकारें चलाना अलग बात है। आज प्रदेश की स्थिति क्या है? कर्ज में लबालब डूबा पड़ा है। देश की स्थिति क्या है? कर्ज में लबालब डूबा पड़ा है। कहीं ये सियासी संकट तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी को अगले आने वाले चुनावों में उनकी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। ठीक है, जवाब दीजिए ब्याज जी, छोटा सा। भाई ब्रजेश जी, हम तो फिफ्थ मैन्युफैक्चर बन चुके हैं भाई। आज देशों की जो लिस्ट जारी हुई उसमें फिफ्थ मैन्युफैक्चर बन चुके हो। जो आपने बयान दिए मुझे बताइए ना, उसको आप कंसेप्ट करते हैं कि आपने कहा रेवंत रेड्डी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि कांग्रेस मुस्लिम मुसलमान, उसके बाद दिग्विजय सिंह का बयान हिंदू आतंकवाद और सनातन आतंकवाद, उसके बाद में रेवंत रेड्डी और तमाम तरह के बयान की HIV एड्स और कोविड, इस तरह के बयान और संदेश दिए गए ना। हमने तो कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो वो हमारे कृत्यों और कर्मों में भी प्रदर्शित होता है। इसीलिए मैंने आंकड़ों के साथ तो पूरी बात की। आप बताइए कि आप काफिर मानते हैं क्या? जमीयत उलमा हिंद की जब बैठक हुई थी तो हमने खुलकर स्वीकार करा था कि हाँ, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा हिंद ने अपनी बैठक में स्वीकारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में जब विभिन्न संगठन बैठे थे तब उन्होंने स्वीकारा कि हाँ, काफिर शब्द का प्रयोग किसी भी समाज या धर्म के लिए नहीं होना चाहिए। उसी को आर्मी के राज्य ने इंगित करा। लेकिन विकास पथ पर जिस क्षेत्र में विकास, और आप मुझे बता दीजिए ना, अगर वहां पर विकास में कोई भेदभाव किया गया तो उसको प्रदर्शित करिए। अगर वहां हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग व्यवस्था की तो उसको प्रदर्शित कर दीजिए। लेकिन किसी शाब्दिक अर्थ जो तात्कालिक परिस्थिति के साथ उत्पन्न हुआ था वहां पर उसका जवाब दिया, लेकिन वास्तविकता में हम क्या कर रहे हैं उसको भी प्रदर्शित करा। ठीक है, चलिए मैं आऊंगा आपके पास। मनोज जी, क्या राजनीति की जो बिसात है उसमें ये धर्म का तड़का क्यों लगाया जा रहा है? क्या इस तरह के बयान अनजाने में दिए जाते हैं या राजनीतिक संदेश देने के लिए दिए जाते हैं? देखिए ब्रजेश जी, अनजाने में तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होता है, 20-30 साल घिसने के बाद उसको टिकट मिलता है और 20-30 साल बाद कोई मंत्री बन पाता है। तो ये कहना बड़ी जल्दबाजी होगा कि भाई वो अनजाने में होगा। ये एक टारगेटेड पूरे बयान होते हैं और अपने वर्ग को साधने का प्रयास है। और ये पहला बयान नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान की बात छोड़िए, अभी हाल ही में हमने देखा 4 मई को पश्चिम बंगाल में नतीजा है। शुभेंदु अधिकारी अपनी पूरी सभाओं में उसके पहले कहते रहे कि भैया मुस्लिमों का वोट तो TMC को जाता है। वो तो EVM जब वो बने तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा, मुझे वोट उन्होंने दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कहते हैं कि मुझे मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, मैं आपको ना मुझे आपका वोट चाहिए ना मैं आपसे वोट मांगूंगा। गिरिराज किशोर क्या कहते हैं कि जो सरकारी सुविधाओं का सम्मान नहीं करता है वो नमक हराम है। बीजेपी में लंबी फहरिस्त है, कैलाश विजयवर्गीय में कार्रवाई नहीं होती, बीजेपी डिफेंड कर रही है। टी राजा सिंह ऐसा बयान देते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। नुपुर शर्मा के साथ क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाती है। साध्वी प्रज्ञा के साथ क्या होता है, दूसरी बार में उनका टिकट कट जाता है। लेकिन एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है अभी UCC को लेके जो सुनवाई चल रही है। कांग्रेस भले ही अपना पक्ष रखने नहीं गई है, लेकिन उनके जो विधायक है आरिफ मसूद, वो कल भी उन्होंने कहा और उसके पहले भी कहते रहे कि भैया शरीयत के कानून में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और जो उनका नेता राहुल गांधी वो कहते हैं इस देश में जो है संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की रक्षा करना, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है। तो उसी बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में तो लिखा है ना कि भैया सारे को एक ही कानून से चलना है, कोई पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। उन्होंने खुद UCC की वकालत की थी। और जब बीजेपी वो करने जाती है तो फिर उसमें धर्म दिखने लग जाता है। धार्मिक नेता कह देते हैं कि भैया शरीयत में छेड़छाड़ पसंद नहीं करेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में छेड़छाड़ चाहिए नहीं। 3 तलाक जैसे कानूनों पर जब रोक लगती है तो ये सारे लोग सड़क पर उतर आते हैं। उसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं, कांग्रेस के मुस्लिम नेता भी शामिल हैं और मुस्लिम नेता तो शामिल ही हैं। तो जब आप एक तरफ से अगर क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी ही होगी।
तो एक मैसेज देने का खेल होता है जनता के बीच में, जो उनका हार्डकोर जो वोटर होता है, क्योंकि जो फ्लोटिंग वोटर होता है वो तो आखिरी समय मानस बनाता है, लेकिन जो हार्डकोर वोटर होता है वो विचारधारा के हिसाब से वोट डालता है। तो उसको जब लगता है उसका नेता डगमगा रहा है, या उसके नेता को लगता है कि मेरा वोटर डगमगा रहा है हार्डकोर का, तो उसको मैसेज देने का प्रयास होता है। ये काम बीजेपी के नेता भी करते हैं, ये काम कांग्रेस के नेता भी करते हैं, ये अतीत में टीएमसी के नेताओं ने किया, समाजवादी पार्टी करती है, कोई राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। लेकिन वह वो सुविधा के हिसाब से फिर दूसरों को टारगेट करने लगते हैं कि देखिए इनके नेता ने ऐसा कहा था, इनके नेता ने ऐसा कहा था। लेकिन अगर हम लिस्ट निकालेंगे तो बीजेपी के उतने नेता निकल आएंगे जितने कांग्रेस के निकले आएंगे। तो प्रवीण भाई, कांग्रेस में भी ऐसे नेताओं की फहरिस्त लंबी है जो अपने कोर वोट बैंक को संदेश देते हैं और इस तरह की राजनीति करते हैं, फिर आप उन पर उंगली कैसे उठा रहे हैं? देखिए, जब जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता का जहर के आधार पर राजनीति करती है, क्योंकि जब उनको लगता है कि दो वर्ग अलग अलग बटेंगे तब उनको रास्ता बीच में निकलेगा। क्योंकि समरसता की बात तो उन्होंने आजादी के आंदोलन से लेके अब तक कभी भी नहीं स्वीकारी है। भारत देश की निर्माण, कांग्रेस क्या करती है? साहबानो मामला देख लीजिए। आजादी के आंदोलन में तो बीजेपी भी नहीं थी, जनसंघ भी नहीं था। जनसंघ तो 1956 में बना है। नहीं, मूलधारा तो वही है, विचारधारा तो वही आ रही है वर्मा जी, विचार कोष तो वहीं से आ रही ना। अरे आप आरिफ मसूद के बयान का समर्थन करते हैं कि खंडन करते हैं कि शरीयत के कानून में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए? देखिए, यूसीसी का जो विषय है वो संविधान में उल्लेखित, ऐसा नहीं है नया विषय आया है। और जिस प्रदेश में सरकार चल रही वो अपने सदन में पारित करा के कर सकता है, इसमें कोई विरोधाभास की और समर्थन की बात नहीं है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे चलेंगे तो ये उसमें लिखा हुआ है, तो कोई गलत नहीं ना यूसीसी। फिर कांग्रेस इसमें इस तरह के मीन मेक क्यों निकाल रही है? कांग्रेस तो कल गए ही नहीं, पक्षी रखने नहीं गई अपना। वो उसमें सदन को कर सकता है अपने बहुमत के आधार पर। मैं एक बात कहना चाहता हूं सर ब्रजेश जी, ये जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन मैनेज करने के लिए ये बयान तो नहीं आया है। वो बयान पुराना है भाई साहब, वो 21 तारीख का बयान है। 21 तारीख का बयान है। और ये खबर आप बहुत तो बात की, कम से कम इतना तो अपडेट रखो ना कि अभी कोई नया आया हो तो पता चल रहा है, बराबर चल रहा है। या फिर ये तो नहीं कि आरिफ मसूद जो कह रहे हैं अपनी पार्टी पे पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि वो मुसलमानों के वोट लेती है लेकिन उन्होंने हक की बात नहीं करती। और आपका कोई भी नेता, आपका कोई भी पक्ष वहां गया नहीं यूसीसी में बयान। भाजपा अपने ही डैमेज कंट्रोल के लिए नए नए स्वरूप लाती रहती है। अच्छा, पहले ही ले आती है, घटना घटी नहीं, डैमेज कंट्रोल पहले होने लगा। अच्छा, कल इमरान मसूद क्यों आ रहे हैं फिर भोपाल? इमरान मसूद आपके बड़े नेता उत्तर प्रदेश के, वो कल भोपाल क्यों आ रहे हैं? अभी जानकारी नहीं है, इस विषय में जानकारी नहीं। हाँ, तो बस यही दिक्कत है ना कि जानकारी नहीं रहती आप लोगों को। और कैलाश विजयवर्गीय पहले बयान दे देते हैं, बाद में घटना होती तो आप कहते हैं डैमेज कंट्रोल हो रहा है। लेकिन बात वहीं पे लौट कर आता हूं मैं फिर कि आपके नेता भी तो वैसे ही बयान दे रहे हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे तमाम अन्य नेता हो। क्या वो भी वोट बैंक साध रहे हैं? तो यदि आप कर रहे हैं तो फिर वो गलत कर रहे हैं क्या? वो भी सही कर रहे हैं? नहीं, बात वोट बैंक साधने की तब हो जाती है जब किसी वर्ग को द्वितीय दर्जे से आप देखते हैं। कौन देख रहा है द्वितीय दर्जे से? अरे आप तो वंदे मातरम नहीं गाने वाली आपकी इंदौर की पार्षद पे कार्रवाई नहीं कर पाए और आप चिंटू चौकसे को नेता प्रतिपक्ष से हटा देते हैं कि भैया अब तुम जिला अध्यक्ष ही रहोगे। देखिए सर, वंदे मातरम गाना या अंदरूनी संगठनात्मक विस्तार करना ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के विषय का मामला है। किन आधारों पर किस व्यक्ति को क्या कैसे नियुक्त करना है, ये आधार अलग अलग होते हैं। ये इसको मेन तय नहीं कर सकता। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुविधा की राजनीति है ना कि जो हमको अच्छा लगा वो ठीक है, जो हमको बुरा लगा, आंतरिक तौर पर हमें वो चीजें देखने में कुछ और होती हैं उधर। तो वही है ना, अगर हमको लगा, हमने किताब पकड़ ली संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, हमको लगा कि ठीक है दूसरा मुद्दा ले लो, फिर ये खतरे में, वो खतरे में। मतलब मीठा मीठा गपगप कड़वा कड़वा थूथू। पूरे देश की हालत देखिए, संविधान खतरे में बाकी बात कर रहे हैं, क्या हाल मचा है? क्या मचा है आप बताइए, कैसे खतरा आ गया? आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है? उनके कॉन्स्टिट्यूशन के राइट छीने जा रहे हैं। कहाँ छीन लिए बताइए ना, बता दीजिए ना कहाँ छीन लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा राइट क्या होता है? राइट टू वोट जी। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा राइट क्या है? राइट टू वोट है, वो छीन गया है क्या? राइट टू वोट तो जरूर है साहब, लेकिन वोट में वो 4000 ईवीएम जो जल रहे हैं उसको कहाँ काउंट करिएगा? पूरे देश में कितनी ईवीएम लगती है आपको पता है जी? और वो कितनी विधानसभा की जली है?
चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह के बयान एक रणनीति के तहत दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? अपने कोर वोट बैंक को साधने के लिए। शायद कैलाश विजयवर्गीय ने भी इसीलिए इस तरह का बयान दिया। और कोई नई बात नहीं है कि बीजेपी में ऐसे नेता बयान देते हैं, कांग्रेस में भी अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह के बयान आते रहे। फिर जब हम ठीक और दूसरे गलत कैसे हो सकते हैं? तो हमाम में सब नंगे हैं, वैसे ही हालात हैं, तो फिर इस बयान पर इतनी चर्चा क्यों? बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।